Welcome dear students on our learning platform, YouTube learning platform Bright Future Classes। आप सभी का ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने चैप्टर 1 आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फिनिश कर लिया है। उसके एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस के नाम से जो है उस पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, चैप्टर 1 के नोट्स, चैप्टर 1 की जिसके पास अभी तक बुक नहीं है उसकी पीडीएफ, साथ के साथ चैप्टर 1 के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जैसा कि हमने बताया था हमारे इंट्रो में कि हम पहले केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी बायोलॉजी चैप्टर एंड फिजिक्स चैप्टर। तो अभी जिससे कि ये साइंस आपको बोरियत ना लगे, केमिस्ट्री पढ़ के हम बोर हो सकते हैं, इसीलिए हमने ये मैकेनिज्म अपनाया था। सो अब हम इसमें पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है आपकी बुक का, लाइफ प्रोसेस। इसकी भी इस चैप्टर की जो पीडीएफ है, अगर किसी के पास बुक अभी नहीं है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर अपने फ़ोन में पढ़ सकता है। सो लाइफ प्रोसेस जो है, इस चैप्टर को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये है चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। और जैसा कि नाम ही बता रहा है लाइफ प्रोसेस, यानी कि आपको ज़िंदा रहने के लिए कौन कौन से आपकी बॉडी में प्रोसेस होते हैं, या आप कैसे कहते हैं कि आप लाइफ में मतलब आपकी जो भी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन हो रहा है। मैं बताऊंगी कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्पिरेशन, और डाइजेशन हो रहा है। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं इसे हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और ये सिर्फ अभी हमने ये एक्सक्रीशन मैंने बोला है, मैंने एक्सक्रीशन ह्यूमन बॉडी में नहीं बोला है, मैंने रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं बोला है। केवल इसका मतलब है कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये सारे प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं इसे हम समझेंगे। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या है। आपने ये अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में पढ़े होंगे, अपनी प्रीवियस क्लास में, मेनली 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर उन्हें क्लासीफाई करते हैं, सो दे मे बी ऑफ 2 टाइप्स, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? जिन बच्चों को याद नहीं है मैं उन्हें बता देती हूँ। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं, जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें यूनिसेल्यूलर बोला जाता है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टी से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारी सेल्स होंगी, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है जब बहुत सारी सेल्स मिलकर के कोई ऑर्गेनिज्म बनाती हैं उसे बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। चलिए इसके बाद अभी हम अगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सो ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है हम इसे फर्दर क्लासीफाई भी कर सकते हैं। इसे आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये भी आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। साथ ही साथ अदर सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एसेट्रा, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी नहीं होते हैं, और या अगर उनमें कोई आउटर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पुअर डेवलप्ड है, हम कहेंगे सबसे प्रिमिटिव, या जो सबसे बोल सकते हैं कि जो बहुत ही कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं उन वो है और यूनिसेल्यूलर है, उन्हें हम बोलेंगे प्रोकैरियोट, जिनका इवन न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड नहीं है। वेल डेवलप्ड का मतलब है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, मेनली डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। कुछ बैक्टीरियाज में आप देखेंगे कि आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये क्या होता है, ये जब हम हेरिडिटी पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझाएंगे। अभी आप याद रखिए जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से जो जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम होता है वो
बहुत वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, उसमें वो किसी न्यूक्लियस में नहीं होता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में आप देखेंगे कि एक वेल डेवलप्ड सेल्स होती है। आपने यूकैरियोटिक सेल, आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही डेवलप्ड सेल थी। अगर आपने लास्ट टाइम पढ़ी हो, आपको याद हो, तो आप देखेंगे कि उसमें न्यूक्लियस डेवलप था, वैक्यूल्स थे, गोल्जी बॉडीज थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और ऐसे ही एनिमल्स की भी सेल आपने देखी होगी इस तरीके से। बाहर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब अगर प्लांट्स की वो है तो सेल वॉल भी आपको देखने को मिलती है। सो ये होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, जिनमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये वेल डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद आता है मल्टी सेलुलर, यानी कि जब बहुत सारी सेल्स मिलकर के कोई ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। अब मैं आपको मल्टी सेलुलर में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब किस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे समझाती हूँ। सबसे पहले होती है सेल। बहुत सारी सेल मिलकर के एक टिश्यू डेवलप करती हैं, टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू बना लेती हैं। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन डेवलप करते हैं, एक ऑर्गन बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे समझिए कि एक बॉडी ऑफ, अगर आप किसी बॉडी को देखेंगे तो आप सबसे छोटी यूनिट अगर देखेंगे उस बॉडी की, तो वो क्या होगी, सेल होगी। उसके बाद वो सेल्स मिलकर के कुछ ना कुछ टिश्यूज़ बना रहे होंगे, उन टिश्यूज़ से मिलकर एक ऑर्गन बन रहा होगा। फिर वो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के हम बोल देंगे कि एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को आप डेवलप करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या बन रहा है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। चलिए इसे ह्यूमन के केस में समझते हैं। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। इसे अगर हम ह्यूमन के रेफरेंस में देखें तो मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है और ये एक टिश्यू बना रही है, मान लीजिए एडिपोज टिश्यू बना रही है, तो एडिपोज टिश्यू की ये सेल है। ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है अभी कि एडिपोज टिश्यू क्या है, आपको सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये है जो टिश्यू है बना रही है, उसके बाद वो और 2-3 टिश्यूज़ के साथ मिलकर के एक ऑर्गन डेवलप कर लेता है। मान लीजिए एक स्टमक बन गया, ठीक है, ये ऑर्गन बन गया, स्टमक बन गया। टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ अलग अलग तरीके से जो टिश्यूज़ मिले उससे एक स्टमक बन गया। इंटेस्टाइन बन गई, ठीक है, ईसोफेगस बन गई। आपको पता होगा ईसोफेगस क्या होती है, इंटेस्टाइन नहीं भी पता तो हम आगे के चैप्टर में इसे पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए ये सारी चीज़ें मिल गई, बन गई। अगर ये सब चीज़ों को आप एक साथ मिला दें और ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर के फंक्शन करने लग जाएं, तो आप देखेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। वही एक ऑर्गन सिस्टम है। क्या बन जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ईसोफेगस को मिला दीजिए, स्टमक को मिला दीजिए, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को मिला दीजिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होता है, आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये सब क्या होते हैं, हम इन्हें अब बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सो ये सारे सिस्टम मिल करके आपकी बॉडी को तैयार करते हैं, तो उससे बनता है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, और सबसे बड़ी यूनिट वो खुद है ऑर्गेनिज्म जो पूरा डेवलप हो चुका है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि जिससे आगे कोई भी चीज़ आए तो उन्हें आप इजीली समझ पाएँ, आप यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर में कंफ्यूज ना हो। आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पता होना चाहिए। अगर आप कोई सिंगल सेल की ही बात करते हैं, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, तो आपको पता है बैक्टीरिया में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बैक्टीरिया को इतने बड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में रहता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम देख भी नहीं पाते, इतना छोटा होता है, इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे आप देख भी नहीं सकते। तो जिस चीज़ को आप देख भी नहीं सकते, इस ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा ये वो इसमें इस तरीके के कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और एनवायरनमेंट से डायरेक्टली फूड अपना ले लेता है, अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, अपना ऑक्सीजन वगैरह ले लेता है, और डायरेक्टली जो भी वेस्ट या एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है उसे ये एक्सक्रीट आउट कर देता है अपनी बॉडी से। सो इसमें आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी यूनिसेल्यूलर में। आई होप कि आप चीज़ें समझ चुके होंगे।
अब मैं आपको इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है इसमें क्या दिया हुआ है, जिससे आपको ये आगे का चैप्टर समझ में आए इजीली, तो अब हम इसको समझते हैं जो इसमें दिया हुआ है। शुरू के ये जो फर्स्ट पेज दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए, इसमें अगर हम कहें आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग, आप उसे कैसे पहचानेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो आपने कैसे पहचाना कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। सो हम जानते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक जो हम डेली फॉलो करते हैं, उस चीज़ को हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ अलाइव है और ये डेड है। तो उसमें से देखते हैं कि हम जो ब्रीथ है, हम देखते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग कर रहा है, ब्रीदिंग का मतलब सिंपल मतलब होता है सांस लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग अगर हो रही है इसका मतलब वो लिविंग है, और अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही है इसका मतलब वो नॉन लिविंग है, ठीक है। अगर ब्रीदिंग हो रही है तो लिविंग, और ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो नॉन लिविंग, ऐसे डिफाइन करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। फिर दूसरी चीज आती है, अगर उसमें ग्रोथ हो रही है, मान लीजिए एक यंग वन जो था, जो छोटा बेबी था, वो धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से आप प्लांट्स में भी देख सकते हैं, एक छोटा सैपलिंग है, एक छोटा सा प्लांट है और वो बढ़कर धीरे धीरे ट्री में डेवलप हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये अभी अलाइव है, ये जिंदा है, क्योंकि इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जिसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है आप उसे कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। सो लिविंग और नॉन लिविंग से मतलब क्या है कि आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर आप कह सकते हैं अगर कोई चीज़ रिप्रोड्यूस कर पा रही है, अगर कोई चीज़ रिप्रोड्यूस कर पा रही है, अपने यंग वंस को जन्म दे पा रही है, कर रही है, यंग वंस को जन्म दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लिविंग है। तभी तो यंग वंस को डेवलप कर पा रही है, जन्म दे पा रही है, रिप्रोड्यूस कर पा रही है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि वो नॉन लिविंग है। ये जनरल पर्सपेक्टिव है जिसे हम डेली लाइफ में भी आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि लिविंग है या नहीं, नॉन लिविंग है। अगर आप प्लांट को देखेंगे तो आप देख के भी बता सकते हैं कि अगर वो ग्रीन दिखाई दे रहा है या फिर जिस भी कलर की उसकी लीव्स हैं उस कलर में वो दिखाई दे रही हैं, तो आप कह देते हैं कि हाँ ये लिविंग है। लेकिन अगर वो ग्रीन नहीं है, अगर प्लांट आपको ग्रीन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल काफ़ी समय से उसमें लीव्स नहीं आई हैं, बहुत समय से ऐसा पड़ा है, तो आप कह देते हैं कि ये तो क्या है, डेड है। अब इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है और अब इसमें कोई भी किसी भी तरीके की लिविंग प्रतिक्रिया आपको दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई चीज़ मूव कर पाती है, देखिए ये यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं है कि आपने कह दिया कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा पा रही है, तो उसे आप कहेंगे कि वो लिविंग है। क्योंकि प्लांट्स की इसमें तो ऐसा नहीं होता, प्लांट्स तो मूव नहीं कर पाते, एक जगह ही अपनी पूरी लाइफ एक जगह ही निकाल लेते हैं। तो आप देखते हैं कि वो लिविंग नहीं है, वो जो मूव नहीं कर पा रही है वो लिविंग नहीं है। ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, कंडीशनल है। ऑर्गेनिज्म के आप नॉर्मली कह सकते हैं, जो एनिमल्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, प्लांट्स के लिए नहीं है। लेकिन ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं जिनको आप किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करने में, कि किसी भी चीज़ को ये क्लासीफाई करने में कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, इन बेसिक चीज़ों का यूज़ लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इतने सारे ऑर्गन सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों वो डायरेक्टली जैसे जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तरह डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं ले सकते एनवायरनमेंट से, डायरेक्टली न्यूट्रिशन गेन नहीं कर सकते एनवायरनमेंट से। क्यों ये डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली क्यों नहीं हो पाता, या जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल सेल जब डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होती है तो सिंगल सेल की रिक्वायरमेंट कम है, डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है, इसी वजह से उसमें डिफ्यूजन हो जाता है इजीली, और जो बाहर के जो सब्सटेंसेस हैं, जो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उसे चाहिए वो उसे मिल जाती है। लेकिन आप देखेंगे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
अगर हम बात करते हैं तो उसकी सारी सेल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं रह पाती हैं। कुछ जो अंदर जो सेल्स होती हैं वो उनको भी प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से यही कारण है कि उनको इतने सारे ऑर्गन सिस्टम बनाने पड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, जिससे उनको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सभी सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती और उनको भी उतने ही सारे न्यूट्रिशन और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जितना कि जो सेल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हैं। इसीलिए यहाँ पर ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होता मल्टी सेलुलर के केस में। दूसरी चीज़ें अब हम समझते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरत है न्यूट्रिशन को समझने की। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब है कि क्योंकि न्यूट्रिशन वो है जिससे आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पा रही है, जिसकी वजह से तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप अलाइव रह सकें लंबे समय तक, ठीक है। तो उस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे किया जाएगा? वो न्यूट्रिशन आपको कहाँ से मिलेगा? वो न्यूट्रिशन आपको मिलेगा फूड से। किससे मिलेगा? फूड से। जो आप खाना खाते हैं, जो भी फूड आप गेन करते हैं, उसमें न्यूट्रिशन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, जो भी आप खा रहे हैं उस फूड से वो आपको न्यूट्रिशन देते हैं। सम नॉन वेजिटेरियन पीपल में यूज नॉन वेज ऑल्सो विच प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन। तो जो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो है फूड। ये जो है फूड हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। हम देखते हैं कि हम चपाती खा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारी बॉडी तो चपाती को एज अ चपाती एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसमें जो और न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये बेसिक कंपोनेंट है न्यूट्रिशन के। कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ऑलराइट, प्रोटीन्स, और क्या रह गया? फैट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके न्यूट्रिशन से, आपके फूड से मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो ये इन सारी चीज़ों में ये जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है, ये इन सिंपलर प्रोडक्ट सब्सटेंसेस में, कार्बोहाइड्रेट में, फैट में, प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, इन सब में टूट जाता है और इसे आपकी इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर जब इसे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो रिमेनिंग फूड का पार्ट होता है उसे क्या कर, जो एब्जॉर्ब किया है वो हो गया डाइजेशन। आप देखिए डाइजेशन में क्या हुआ? जो आपने रेस्पिरेशन लिया, और ये किसके प्रोसेस में होता है? ऑक्सीजन के प्रोसेस में होता है। यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स फूड का, सिंपल भाषा में समझिए, जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है उसका सिंपल फूड पार्टिकल्स में आप कह सकते हैं, या फिर जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, उसमें ब्रेक डाउन होना, उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? ये उसी की ये हो गया डाइजेशन। अगर आप कहेंगे ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन कहाँ से आई है? आपकी रेस्पिरेशन के थ्रू आई है जो आपने ली है। तो रेस्पिरेशन में भी क्या हुआ? रेस्पिरेशन का भी मतलब हो गया कि आपने जो ऑक्सीजन ली है उसकी मदद से कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाना, जिससे कि आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी आपको एटीपी के फॉर्म में मिलती है। आगे हम समझेंगे कि एटीपी क्या है। आपको सिंपल जानकारी मैं यहाँ दे रही हूँ जिससे कि आपको पूरा चैप्टर जब हम पढ़ें, इसे शुरू करें, समझ में आ जाए। ये बेसिक जानकारी है। तो डाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया। फिर जो वेस्ट बच गया वो क्या होता है? वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वो बॉडी से क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी कि आपके उसे बॉडी बाहर निकाल देती है, इजेक्ट आउट कर देती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये नॉर्मल एक किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इस चैप्टर में हम ह्यूमन के रेस्पेक्ट में समझेंगे। फिर हम हार्ट सिस्टम भी समझेंगे, आपका हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। आई होप मैंने आपको डिटेल इसमें थोड़ा बताने की कोशिश की है। बाकी का अब हम कल से चैप्टर शुरू कर रहे हैं अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। हम इसमें न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, हम इसमें नॉर्मल जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, एक्सक्रीशन वगैरह इसमें कुछ बताया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी।
इसमें जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस आएंगे वो भी करेंगे। तो आई होप कि आपको आज जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया हो। अगर आपको अब भी कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, सो यू कैन कमेंट मी और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।